मेहमानों के बीच एकदम सहमे और घबराए विश्वजीत जी के माथे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों हैं? उनकी पत्नी दुर्गा जी ने पूछा। विश्वजीत जी ने धीरे से बोला, पहले अंदर चलो, दरवाजा बंद करो, फिर बताता हूँ। और अपने आसपास झांकने लगे कि उनकी बात कोई सुन तो नहीं रहा। अंदर आकर विश्वजीत जी ने दरवाजा बंद कर लिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी को हल्दी लग रही है। मेहमान क्या कहेंगे, कुछ तो बोलिए। भगवान के लिए मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो क्या है, कैसे बोलूं समझ नहीं आ रहा। पर हुआ क्या जी? हे भगवान, आपकी घबराहट देख के मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। जानती हो निशा की माँ, लड़के वालों का फोन आया था, घर बुलाया है, बोला जरूरी बात है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है। कहीं उन्हें निशा का सच न पता चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, तीसरी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पे रह जाएगी। 33 साल की हो गई है। हमारी निशा समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और निशा तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ। कब तक उस गलती की सजा हम लोगों को देगा? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दे। तुम चिंता ना करो निशा की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटा के ही रहूंगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जाता हूँ, तुम यहाँ सब संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। जी ठीक है, पर बात बिगड़े ना बस, धीरे से निशा की माँ ने कहा। हाँ हाँ, मुझ पर भरोसा रखो, मैं कुछ भी नहीं बिगड़ने दूंगा। इतना बोलकर विश्वजीत जी निकल पड़े। जैसे ही लड़के वालों के घर पहुंचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। होने वाले दामाद देवेंद्र के पिता ने कहा, विश्वजीत जी चलिए बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी जरूर आइए, कहिए क्या कहना था? जी हमें आपकी बेटी निशा का सच पता चल गया है और इसी की वजह से उसकी पहले भी 2 शादियां कट गई हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने? सर झुकाए हुए विश्वजीत जी ने स्वीकृति में सर झुका लिया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिर्फ इतना ही बोल पाए, मेरी बेटी निर्दोष है, और रो पड़े और बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है समधी जी। निशा को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का इंतजार मेहमान और देवेंद्र का निशा इंतजार कर रही है। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, सही कहा आपने हम पर, हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, जो आप पूरी कर दे तो हम आपकी बेटी को स्वीकार कर लेते हैं। जी कहिए ना, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है, फिर आप अपना बंगला हमारे बेटे के नाम कर दीजिए और मार्केट वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे से शहर में रहने वाला है, आगे चल के वो किसी और को बेच दे। इससे अच्छा कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। पर अच्छा ठीक है, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये सब पेपर साइन करूँगा। ठीक है समधी जी, पर यह बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए। विश्वजीत जी घर लौटने लगे तो पलट के सिर्फ इतना कहा कि मेरी बेटी वाली बात दामाद जी को कभी भी पता ना चल पाए। अरे विश्वजीत जी, अब हम रिश्तेदार हैं, आप निश्चिंत रहिए। इधर निशा की माँ विश्वजीत जी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, निगाहें घर की चौखट पर ही टिकी थी। इतने में सामने से विश्वजीत जी को आते देख जैसे उनके पास जाने का सोचा तो उन्होंने आंखों में सब ठीक होने का इशारा किया। निशा की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। निशा ने अपनी माँ पापा के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही है बेटा? कोई बात नहीं, बस तू कल चली जाएगी ना, यही सोच रही थी कि तब मैं कैसे रहूंगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। विश्वजीत जी ने सारी बात अपनी पत्नी और बेटे को बुला के बताई कि अब ये घर निशा के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। तो निशा की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी, और अपना बेटा भी अभी पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़ के ये घर नहीं हमारे लिए। और 1 साल बाद तो मेरा MBA पूरा हो जाएगा, तब हम नया घर ले लेंगे, तब तक कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही निशा की माँ रोने लगी। किस बात की सजा मिल रही है हमें?
काश वो अंधेरा आता ही ना हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर निशा खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी और उधर बारात दरवाजे पर थी। तभी देवेंद्र के पिता ने विश्वजीत जी को बुलाया। विश्वजीत जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया तो आगे की बात करें। तभी पीछे से निशा की आवाज आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। इतना सुनते ही देवेंद्र के पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्होंने बोला, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी बेइज्जती करो, चरित्रहीन कहीं की। इसीलिए तो 2 बार तेरी शादी कटी, तुझसे कौन शादी करेगा जो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पे तरस खा के हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ के लोगों को पता हो जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा, जीवन भर कुंवारी ही रह जाएगी, समझी। ये कैसी बात हुई अंकल जी? अगर कोई 12 साल की उम्र में मेरे साथ हुई जबरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़कर देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद बताई थी आपके बेटे देवेंद्र को, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहे। रिश्ते की शुरुआत सच से हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जान के उसका ऐसा फायदा उठाएंगे। और हाँ, अब पुलिस को ये भी बता दीजिएगा कि देवेंद्र की पहली पत्नी 2 महीने में ही क्यों दुनिया छोड़कर चली गई थी। विश्वजीत जी आश्चर्य भरी नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगे। तो निशा ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही देवेंद्र को अपना सच बताया था और इन लोगों ने देवेंद्र की पहली शादी की बात हमसे छिपाई थी। पापा, ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। माँ, अब आप रोना नहीं। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वैसा ही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों सिर्फ और सिर्फ औरतों के ही चरित्र की परीक्षा होती है? वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब छट चुका है। अब मैं अपने डर पे जीत चुकी हूँ माँ। क्या बिना शादी की एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस विवाह से इनकार करती हूँ। क्या ऐसे परिवार में जाकर आपकी बेटी खुश रह पाएगी? धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलिएगा।